जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। मैं इस समय बात करने जा रहा हूं फकर यूसुफजई से। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं और खबरवाल हैं। अफगानिस्तान में एक जर्नलिस्ट को खबरवाल कहा जाता है, तो ये खबरवाल है और इस समय काबुल में है। और मैं इनसे अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार बनी है उसके हवाले से बात करूंगा और पाकिस्तान के और अलग अलग मुस्लिम ममालिकों के डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी के बारे में भी बात करूंगा। तो आइए बात करते हैं फकर यूसुफजई से। फकर भाई, आप इस्लामाबाद से हैं और इस समय आप काबुल में हैं। काबुल में अभी आप कैसा माहौल देखते हैं? लोगों का क्या रवैया है, क्या उनका थॉट है और क्या महसूस कर रहे हैं, फील क्या आ रहा है वहां पर अब तालिबान की सरकार बन गई? करण साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। अभी मैं क्योंकि तकरीबन 3 दिन से मैं यहाँ काबुल में हूँ, मुख्तलिफ एरियाज में जा रहा हूँ और लोगों से बातचीत करता रहता हूँ डिफरेंट लोकेलिटी में, काबुल सिटी के अंदर और उसके आउटस्कर्ट्स में भी। लेकिन मैं कल भी शायद आप लोग एक टीवी चैनल पे मैं बात कर रहा था, मतलब जिसे कहते हैं कि मिक्स अप चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं ये कहूंगा कि वो नाराज है। आपको न 100% ये है कि 100% लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमें कोई मतलब वो नहीं है, कि बस हम बस खुश हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 100% ऐसे लोग भी नहीं है जो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो इस सिस्टम के खिलाफ है। क्योंकि लोग यहाँ के करण साहब, एक तो मैंने जब देखा तो बहुत ज्यादा पॉवर्टी बहुत है। मेरे मुल्क में, आपके मुल्क में भी होगी, कोई वो ऐसा नहीं है कि हम कोई जिसे कहते हैं कि कोई यूएस या किसी और मुल्क की तरह, ऐसे नहीं है। बट यहाँ पे मैं जब देखता हूं तो मुझे ज्यादा लोग गुर्बत में गिरे हुए नजर आते हैं। वो तंग है, वो कहते हैं कि कौन ऐसा होगा जो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। ये लोग निकाल सकते हैं या पिछले वालों से भी उनको बहुत सारे गिले शिकवे हैं कि मतलब उन्होंने भी हमारे लिए सच इस तरह का कुछ नहीं किया। तो कुछ लोग शायद ये वाली उम्मीद जो है, ये वाली होप शायद लेके बैठे हुए हैं कि शायद अब उस तरह की चीजें नहीं, क्योंकि बड़ी एक सादगी है लोगों में। आज भी मैं कवरेज के लिए गया हुआ था, इनकी एक डिफेंस मिनिस्ट्री में इनका एक जिरगा कहते हैं इसको, एक गैदरिंग थी इनकी, काफी बड़ी गैदरिंग थी। कम से कम 500-700 लोग वहां पे आए हुए थे, इनके मुख्तलिफ पूरे अफगानिस्तान से इकट्ठे किए थे। और जो गिले शिकवे की बात हो रही थी उस हवाले से, तो ये है कि मतलब ये लोग भी इस वक्त मुझे नजर आया है, मैं इनसे मिला हूं, तो फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, क्योंकि एक मुल्क को चलाना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मैं कहता हूं कि इंसान जो है 8-10 लोगों को नहीं इकट्ठा करके चला सकते, तो पूरे मुल्क 3-4 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो मिक्स अप चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। जी जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। ये वैसा ही है जैसा कि हमारे मुल्कों में जब इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं और जो पार्टी जो है वो लारे लगाती है और वो बताती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और सब बाग दिखाती है। उसके बाद लोग वोट देते हैं और उसके बाद जब सामने असलियत आती है तो वो मायूस हो जाते हैं। तो ये उसी तरीके से है कि पिछली वाली गनी सरकार से काफी लोग मायूस थे। अब लोगों की उम्मीद तालिबान से है, लेकिन जैसा आपने बताया कि सब के सब खुश हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं कि जश्न आजादी हो गई है और आजाद हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से उस तरीके का सेंटिमेंट जैसा कि आपने बताया वो पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से मौजूद नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये है फकर भाई कि आप जिरगा भी आपने अटेंड करी, आपने कल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करी तालिबानी स्पोक्स पर्सन की, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में बताया, डिटेल में बताया कि कौन कौन क्या बन रहा है। तो जैसा कि हम दिन में बात भी कर रहे थे कॉल के ऊपर, ये जो गवर्नमेंट बनी है ये बेसिकली पख्तून गवर्नमेंट है और पख्तून गवर्नमेंट के अंदर भी ये हकानी और जैसा आपने मेरे को दिन में बताया था कि अखुन जो कि जो कि हकानियों के बहुत करीब तरफ है,
इन लोगों की गवर्नमेंट है, तो ये माना जाए कि ये हक्कानी की ही गवर्नमेंट है, क्योंकि जो भी चेहरे हमें नजर आ रहे थे, चाहे वो बरादर हो, चाहे वो स्तनेकज़ाई हो, ये सब बहुत ही नीचे लेवल पे है। जो प्रोमिनेंट लेवल पे है वो अखुंद है या वो हक्कानी है। तो बेसिकली पूरी जो बागडोर है वो हक्कानी और अखुंद तबके के बीच में है, जो कि आप बता रहे हैं कि काफी क्लोज है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज कन साहब, एक चीज और भी है। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है और बिल्कुल आई 100% एग्री विद यू कि ये लोग आपस में, एक तो ये पश्तो बोलने वाले ये लोग हैं दोनों साइड पे। जो अखूंद है वो भी पश्तो बोल लेते हैं और जो हक्कानी है वो तो खैर बहुत फ्लुएंट किस्म की पश्तो बोलते हैं, बड़ी क्लियर किस्म की, बहुत अच्छी जो अफगानियों की एक प्रॉपर पश्तो होती है। तो उस तरह की, बल्कि कल ऑन लाइटर नोट में आपको बताता चलूं, मुझे जब मैं कसर मरमरी जा रहा था और वापस जब मैं वहां से उससे निकला हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुलाम मुजाहिद साहब के, तो बाहर जो गार्ड्स बैठे हुए थे तो उसमें से मुझसे पश्तो में उन लोगों ने बात की, तो मुझे कहा कि साहिब कहते हैं या हाजी साहब कहते हैं यहाँ पे, बेशक बड़े हो या छोटे हो। तो साहिब आपकी पश्तो जो है बड़ी वीक है, तो आप कहाँ से हो? मैंने उनको फिर बताया कि हम यूसुफ ज़य्यूम की पश्तो जो है वो थोड़ी सी इजी वाली हम बोलते हैं। तो ये एक मिक्सअप है इन लोगों का कि ये दोनों ये। लेकिन इसके अलावा हम जब बात करते हैं इस 27 कैबिनेट की, जो 27 मेंबर इंटर्म गवर्नमेंट इन लोगों ने बनाई हुई है, इसके अंदर उज़्बेक, ताजिक ये लोग शामिल हैं। इसके अलावा जो है और भी कुछ कम्युनिटी शामिल है। सिर्फ मुझे जो चीज मिसिंग आ रही है वो मुझे हजारा एशिया कम्युनिटी के लोग मुझे लग रहे हैं कि उनमें से 2 या 3 हसन नाम के और 2 बंदे और हैं जो उनको बड़ा ईरान के क्लोज समझा जाता है कि और मतलब वो ईरान की, जिसको हम भाषा कहते हैं या बोली कहते हैं, कुछ पाकिस्तान की बोलते हैं, कुछ ईरान की बोलते हैं, कुछ उज़्बेक और ताजिक की बोलते हैं, ये है कुछ हिंदुस्तान की भी बोलते हैं। तो ये हर मुल्क के अपने अपने एक जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट होते हैं, उस हिसाब से तो उन तीनों को इस इंटर्म गवर्नमेंट के जो कैबिनेट है वो शामिल नहीं हुए, इसके अंदर उनको शामिल नहीं किया गया। ये सवाल कल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक दो बातें की जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा आपके व्यूअर से। उन्होंने कहा कि ये किसी एक ग्रुप की हुकूमत नहीं है, एक ग्रुप की कैबिनेट नहीं है, बल्कि हम एज ए अफगान ये कैबिनेट बना रहे और इसमें सबका इख्तियार होगा। आज इनका जिरगा था जहां पे अफगानिस्तान पूरे से मतलब हेरात की हम बात करें, मज़ार शरीफ की हम बात करें, कंदहार की हम बात कर लें, जिधर जिधर मतलब बामियान की हम बात कर लें, सब जगहों से वहां नुमाइंदगी मौजूद थी। क्योंकि मैं जिन जिन लोगों से फर्दन फर्दन मिल सकता था तो उनसे भी मैंने पूछा, और जब इंट्रोडक्शन उनका वहां पे हो रहा था स्टेज के ऊपर तो वहां पे भी मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के हवाले से ये बातचीत हो रही थी। तो वो भी लोग ये कह रहे थे कि हाँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फॉर एग्जाम्पल, तो माइट बी पॉसिबल कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है और इनके ऊपर अगर इतराज आता है कि इनकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, अच्छे तरीके से चीजों को रन नहीं कर रहे, तो ये भी हो सकता है कि इनको वापस बिठा दिया जाए और बाकी लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो ये बातें आज मतलब मुख्तलिफ लोगों से, डिफरेंट लोगों से मैंने ये वाली बातें सुनी। लेकिन ये वाला पॉइंट रेज हो रहा है जो आपने भी किया कि उस कम्युनिटी के लोग इसके अंदर नहीं है। दूसरी, खवातीन की नुमाइंदगी इन 27 में नहीं है। ये बात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब से भी पूछी गई थी, न्यूयॉर्क टाइम के एक जर्नलिस्ट ने कल रात पूछी थी। इसके अलावा आज खलील हक्कानी साहब से मेरी मतलब जिसे कहते हैं कि एक तो जिरगे में बैठे हुए थे, उधर तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में भी मेरी उनसे कुछ बातचीत हुई, मतलब साइड लाइन जिसको हम कह सकते हैं। कुछ हमारे ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे वो, और हम 4-5 लोग थे जिनसे हमने मतलब बात की और बैठे उनके साथ, बल्कि कॉफी शॉफी भी उन्होंने हमें पिलाई। तो मतलब ये सारी चीजें उनसे भी डिस्कशन हुआ कि खवातीन एहतजाज कर रही हैं यहाँ काबुल में रात में, उस हवाले से। तो ये सारी चीजें हैं और उनके नोटिस में भी, और जर्नलिस्टों ने ये भी कहा कि हमारे कैमरे तोड़े गए, उसका क्या होगा। तो ये सारे सवालात, ऐसा नहीं है कि कन साहब लोग नहीं उठाते, क्योंकि ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखी और खुद सुनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोग सवालात पूछे। लेकिन ये अच्छी बात है कि लोगों ने सवाल पूछे कि हमारे कैमरे टूट गए, उसका क्या होगा, और खवातीन के हवाले से, क्योंकि मेरे भी और हिंदी है, तो खवातीन का मतलब है कि औरतें, लेडीज, महिलाएं। तो मेरा अगला सवाल इसी बात पर था कि कल महिलाओं का काफी प्रदर्शन हुआ, यानी कि ख्वातीन के काफी एहतजाज हुआ कल, और उन्होंने पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ नारे भी लगाए।
तो ऐसे में, क्योंकि आप खुद एक पाकिस्तानी हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। उस एहतजाज में बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई और हमारे आईएसआई चीफ जनरल फैज़ हमीद जब अभी कुछ दिन पहले उन्होंने विजिट किया, तो उसको लेके उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट था ये किया और उसपे बहुत बड़े स्केल पे नारेबाजी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। मैं क्योंकि खुद काबुल में हूँ और ये चीजें करीब से इनको मैं देख रहा हूँ और एक जिसे कहते हैं कि मतलब लोगों में क्योंकि कॉल दी गई थी अहमद मसूद की तरफ से इस चीजों की, जो प्रोटेस्ट है इस चीजों की, तो उसमें मतलब थोड़ा सा जो उनके चाहने वाले लोग हैं और मौजूद है पूरे अफगानिस्तान में, हम ये नहीं कह सकते कि काबुल में नहीं है, काबुल में भी है, रात में भी है, पंजशेर में भी है। पंजशेर में तो खैर अभी फिलहाल क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा है और वहां पे जर्नलिस्ट को जाने की इजाजत भी नहीं है, लेकिन जब लोगों से बात होती है, कोशिश करते हैं कि वहां से कोई खबर निकालें। तो ये चीज है कि पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। लेकिन कन साहब, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कल ये बिल्कुल इसी के ऊपर बात की कि एक टोला जो है वो एहतजाज कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए, उनका हक है, करें। और उन्होंने ये भी बात कही, ये उनकी मैं आपको बात बता रहा हूं, मतलब उनको कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक के इशारों पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। आज जब मैंने आज दोबारा ये जिरगा कवर कर रहा था तो वहां पे खलील हक्कानी साहब और इनके जो सीनियर कैबिनेट मेंबर्स हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि यार हमें आए हुए अभी ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 दिन हुए हैं, ऐसा क्या हमने किया हुआ है कि ये इस तरीके से हमारे कहते हैं कि हमारे हुकूक हमें दे दो, हमारे हुकूक हमें दे दो। कहते हैं हमने, जब हम इस मुल्क के कर्ता धर्ता हैं या हमारे पास इस मुल्क की हुकूमत है, तो कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको जो उनके राइट्स हैं उनको हम सलब अगर करेंगे तो ये ज्यादा। ये बात भी उन्होंने बड़ी क्लियर कट की कि चले हम आज यहाँ पे बंदूक की ताकत से या डंडे के जोर पर ये चीजें दबा भी दें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में और बाकी मीडिया भी इसको रिपोर्ट करता है। बल्कि उन्होंने एक साहब थे, अब मुझे उनका नाम याद नहीं, उन्होंने कहा कि फेसबुक के ऊपर इन्होंने इस तरह की कल बातें भी लिखी, कहते हैं बिल्कुल ये आपको आजादी आप लिख सकते हैं, लेकिन कहते हैं जो पिछले 20 साल रहे और हम जिन कालकोठलियों में हमें रखा गया था, उनकी वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा अगर आपके साथ शेयर कर सका। यकीन करें कि करण साहब, ये 6 बाई 6 से ज्यादा की कालकोठली नहीं थी और ऊपर उसके जंगला लगा हुआ था। ये मतलब जो लोग उसके अंदर गवांतानामो बेस है उनको बगराम जेल में लेके आया गया था और उसके अंदर छोटा सा कमोड लगा होता था। बाकायदा लोगों को दिखाया कि यार हमें इसके अंदर रखा गया था। कहते हैं कि आप, यहां तक उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि शायद आप अपने जो पेट्स रखते हैं उनको बहुत अच्छे से आप रखते हैं कि आप, क्योंकि आपने उसको पाला हुआ है, तो कहते हैं हमें यहां पे रखा हुआ था। और बाकायदा एक नहीं, शायद सैकड़ों हजारों लोग ऐसे थे जो उनके, और कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम ये चाहते हैं जो एक शूरा के हवाले से, मतलब उन्होंने रिलीजन के हवाले से वो बात करते हैं, वो उनका एक, मैं क्योंकि इस मुल्क का मैं नहीं हूं, एज ए जर्नलिस्ट मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम अकॉर्डिंग टू द शरिया जो है हम इस चीजों को वो करना चाहते हैं। मतलब लोग तालीमी इदारों में जाए, स्कूल कॉलेजेस में जाए या मार्केट्स में जाए। मार्केट्स में मैंने अलबत्ता करण साहब कल भी आज भी मैंने जब लोगों को देखा तो खवातीन के चेहरे नहीं ढके हुए थे। ये मैं आपको पर्सनल वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने खुद देखी। अगर मैंने ना देखी होती तो शायद मैं भी ये कहता कि शटल कॉक हर किसी को, मैं आपकी बात समझ गया, खवातीन के चेहरे नहीं ढके हुए थे और आप बता रहे हैं कि उनको वो आजादी है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वहां पर मस्जिदों में ऐलान हुआ और जिनके घरों में लड़कियां हैं उनको, लड़कियों को जबरन निकाल कर, और जिनको आप लोग मुजाहिद कहते हैं और हम लोग दहशतगर्द कहते हैं, उनके साथ में जबरन निकाह की खबरें भी हमने वेस्टर्न मीडिया और बीबीसी और CNN और इन इदारों में, इन प्लेटफॉर्म्स पे सुनी। तो उसके बारे में भी आपने कभी तवज्जो दी उन चीजों पर? करण साहब, इस हवाले से मैं आपको अगर ये बता दूं कि मैं खुद इस कहानियों की खोज लगाना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे हूँ और मैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, मतलब मैं ऑलमोस्ट अपने होटल से बाहर ही रहता हूँ सारा पूरा दिन। सुबह जब मैं निकलता हूँ तो मैं इस चीज के खोज में लगा हुआ हूँ कि इस तरह की क्या चीजें, अगर क्या मतलब इस तरह की चीजें मुझे काबुल के अंदर अगर कोई मतलब मिल जाता है, क्योंकि मैं लोकल से ज्यादा बात करता हूं, जो लोकल लोग हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि साहब कि बहुत सारे लोग जिनको नहीं पसंद वो क्लियर कट बात करते, कहते हैं नहीं हमें नहीं पसंद, हमें ये लोग नहीं पसंद। और मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात की, हालांकि मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा शायद ये लोग ये बात नहीं करेंगे,
बट उन्होंने की। मुझे वो लोग भी मिले जो कहते हैं नहीं जी हमें वो है। तो मैंने उन लोगों से भी ये वाले सवालात किए कि यार खवातीन के हवाले से ये स्पेशली निकलने का, और ये वाली चीज इसकी मैं क्योंकि खुद जानकारी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब खोज लगा रहा हूँ इसकी कि ये मुझे कोई इस तरह के लोग मिले कि जिनके साथ या किस एरिया में, क्योंकि मेन सिटी के अंदर इस किस्म का वाकया मुझे एटलीस्ट मुझे लोकल्स ने नहीं बताया, क्योंकि लोकल्स के ऊपर मुझे इसलिए ज्यादा यकीन है क्योंकि वो यहाँ पे रह रहे हैं। हम तो चले हो सकते हैं 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, बेसिकली वापस जो बता रहे हैं, बेसिकली आप जो बता रहे हैं, जो भी बीबीसी और सीएनएन में खबरें आई हैं इस तरीके की, वो बेसिकली बेबुनियाद और गलत हैं। क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं तो चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि शायद ऐसा ही होगा। मैं बीबीसी और सीएनएन बड़ी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, मैं पर्सनल उसके लिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्विटर के ऊपर तो इस तरह की स्टोरीज बहुत पढ़ी थी। मतलब बीबीसी को भी मैं रोज, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं यहाँ रह के भी मैं उनसे मतलब खबर और इस तरह की चीजें ले रहा होता हूँ, और मतलब जर्नलिस्ट यहाँ पे हमारे पास हैं भी, ब्रिटिश के बहुत सारे हैं, इटली के हैं, जर्मनी के हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो फॉरेनर मतलब जो वेस्टर्न मीडिया जिसको हम कहते हैं। अगर भाई ये आपसे जब सवाल पूछा तो यहाँ पर जो रेफ्यूजी आए अफगानिस्तान से, एक मोहतरमा से बात करने का मौका मिला। मैंने नहीं करी बात, बट हमारे जो कंपनी है उसके एक रिपोर्टर ने बात करी और उसने ये बताया कि उसकी 16 साल की बहन काबुल में रह गई है और उसको छुपाया गया है, और उसका भाई भी वहां पर रह गया है और उसके लिए वो बहुत बेचैन है, क्योंकि मस्जिदों में ऐसे नारे लगे और इस तरीके की बातें हुई। तो हम बहुत घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको लेके चले जाए, और उसके हवाले से ही मैं ये बात कर रहा हूँ। और यही वही बात जो सीएनएन और बीबीसी में आई, मैं उसी चीज की तस्दीक कर रहा हूँ इस रेफ्यूजी महिला के, ख्वातीन के हवाले से। तो बहरहाल ये तो एक अलग इशू है, वो आप तहकीकात कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर आपको कुछ ऐसा मिले तो आप प्लीज हमें बताएं। मैं इसीलिए यहाँ पे आने का मेरा मकसद ये है कि वहां इस्लामाबाद में बैठकर चीजें और तरीके से हम लोग देख रहे थे, और लेकिन ऑन ग्राउंड आके और तरीके से हम चीजें देख रहे हैं, क्योंकि मैं रोज जा रहा हूँ और मैं यकीन करें कि मैं डायरेक्ट जो बातें जिस तरीके से आपके साथ हो रही है सेम लाइक दैट उनके लोगों के साथ मैं कर रहा होता हूँ। बस सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ हम हिंदी या पश्तो में उर्दू में बोल रहे होते हैं, वहां पे उनके साथ पश्तो में ज्यादातर बात हो रही होती। तो मैं ये चीजें बिल्कुल इनसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज एहसान खलील हक्कानी है, ये रिफ्यूजीज के मिनिस्टर हैं। मतलब कल उनसे ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद से ये भी पूछा गया कि आप लोगों को ये खबरें आ रही है, ये भी एक वेस्टर्न मीडिया का एक रिपोर्टर था, उन्होंने पूछा कि आप लोग उनको रोक रहे हैं मज़ार शरीफ में। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे हम किसी को नहीं रोकेंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे उनको हम इस तरीके से किसी भी मुल्क के अंदर हम नहीं जाने दे सकते। जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है वो बेशक पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, या वेस्ट में बहुत सारे लोग, क्योंकि अमेरिका और मतलब यूरोप में अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कहते हैं हम उनको जाने। फकर भाई बिल्कुल ठीक, मैं आपसे कंटेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप ऑन ग्राउंड हैं। एक खबर ये भी आई कि जो एजुकेशन मिनिस्टर, मेरे को उनका नाम नहीं मालूम, मुल्ला पता नहीं क्या नाम है उनका, जो एजुकेशन मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया, तो पढ़ाई लिखाई और डिग्रियों की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे आपको कुछ इंडिकेशन नहीं मिलता है कि क्या हम अफगानिस्तान में आगे देखने वाले हैं? कर्नल साहब, बगैर एजुकेशन के, ये कहें या ना कहें, बगैर एजुकेशन के मुझे दुनिया का कोई मुल्क, कोई बंदा दिखा दे कि बगैर एजुकेशन उन्होंने तरक्की की हो। आज इस जरगे में 3 लोगों ने बातें की कि हमें इंजीनियर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें प्रोफेशनल चाहिए। कहते हैं कि हम लोग तो चले ठीक है, मैं कोई मतलब जिसे कहते हैं कॉमर्स का मिनिस्टर है, कोई जो है वो कम्युनिकेशन का मिनिस्टर है, कोई किसी और का है, लेकिन जब तक हमारे पास ये वाले लोग नहीं होंगे तो ये चीजें रन नहीं हो सकती। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि उनको ये एहसास है कि भाई बगैर इंजीनियर के आप कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं चला सकते। जब तक आपके पास कम्युनिकेशन का इंजीनियर नहीं है तो आप जितने मर्जी आपने मतलब फिका में आपने पीएचडी किया हो, लेकिन इस चीज का फर्क है। तो ये कमी इनको एहसास है कि हमें प्रोफेशनल्स के बगैर एक दिन भी हम नहीं चला सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग बाहर हैं तो
तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क को आबाद करने के लिए ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, हमारी दुश्मनी उनके साथ थी जो बाहर से आए हुए थे, इसके बाद हमारी कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। फखर भाई, आपने कहा कि इनकी दुश्मनी उनसे जो बाहर से आए हैं, तो अभी की जो सरकार है जिसमें हक्कानी और जैसा कि आपने बताया कि अखुंद लोग हैं, वो भी हक्कानी के सपोर्ट और हक्कानी के बहुत क्लोज हैं, तो ये क्यों ना माना जाए कि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो बेसिकली बाहर की है, पाकिस्तान की है, और जिन लोगों ने जिहाद लड़ी, जो मुजाहिद लोग हैं जिन्होंने असलियत में जो लड़ाई लड़ी, वो इस सरकार में शामिल नहीं है, तो क्यों ना माना जाए कि आपके मुल्क भी बाहरी हैं? कमल साहब, इनमें इस जो अभी कैबिनेट बनी है, इसमें से वो लोग शामिल है जो गवांतानामो बे और बग्राम एयरबेस में कैद रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके शामिल हैं। 14 तो वो है जिनको यूएन ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, वो आपको मुझसे बेहतर आप जानते हैं उस चीज को। वो मेंबर्स भी 14 लोग वो शामिल हैं, और जिसमें से मतलब इनके इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो लोग इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल एक चीज मौजूद है लोगों के अंदर कि शायद ऐसा है कि सारा कुछ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के पास है। और कल जब ये पूछा गया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से, तो वो, मैं आपको सही बता दूं कि वो बड़े कूल अंदाज में बात कर रहे हैं। जब से मैं उनको देख रहा हूँ, बेशक टीवी पे देख रहा था, कल उनके सामने बैठा हुआ था, तो बड़े सुकून से सवाल सुनते हैं और बड़े पुरसकून अंदाज में जवाब देते हैं। तो उन्होंने ये बात, क्योंकि पहले भी कह रहे थे, उन्होंने फिर कहा कि यार 20 साल हम लोग मरते कटते रहे, हमने पता नहीं किस किस किस्म की मुश्किलें काटी बग्राम में या और जेलों में अमेरिकन के अंडर। तो कहते हैं कि यार सिर्फ आप ये वाली बातें करते हैं कि मतलब इसका मतलब ये है कि आप हमारी उस सारी चीजों को एक साइड पे कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो है आप बहुत ज्यादा ऊपर लेके आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ना हम किसी के कहने पे ये करेंगे कि किससे ताल्लुकात हमने रखने हैं, और ना किसी के कहने पे ये कहेंगे कि हमने ताल्लुकात नहीं रखने। मैं आपको यही इंटरजेक्ट करता हूँ, मैं इसलिए ये सवाल पूछा। देखिए, मैं तो काबुल में नहीं हूँ, ना मैं पाकिस्तान में, मैं बहुत दूर हूँ, और मेरी तरह बहुत सारे लोग बहुत बहुत दूर हैं। पूरे मुज़ाकरात जो हुए, चाहे वो अमेरिका के साथ में समझौता हुआ हो, या चीन के विदेश मंत्री से मिलना हुआ हो, या रशिया में रूस के लोगों से मिलना हो, या तुर्की के लोगों से मिलना हो, या भारत के लोगों से मिलना हो, भारत के सफीर दोहा में भी मिले, तो किन से मिले? वो स्तनिकज़ाई से मिले, अब्दुल गनी बरादर से मिले। तो ये अब्दुल गनी बरादर भी उस लिस्ट में कहीं कोई खास औहदे पर नहीं है, ना ही स्तनकज़ाई हैं, और जो भी लोग हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के करीबी हैं, और वो आईएसआई के ही। ऐसा लग रहा है कि जो हामिदजाई थे, जनरल हामिद, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एक सरकार बनाने आए थे, और ये पाकिस्तान का छठा सूबा बनाने आए थे, ऐसा लोगों में परसेप्शन है। इसको आप कैसे डिनाई करेंगे? नहीं, मैं डिनाई नहीं करता किसी चीज को। जो चीजें हैं ऑन ग्राउंड, बिल्कुल मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। आपसे मैं आपको एक बात बता दूं, आपको भी पता होगा, इस वक्त जो इन्होंने आर्मी चीफ को जिसको नॉमिनेट किया हुआ है, वो बामियान से है। मतलब प्योर पर्शियन बोलने वाले, उनको पश्तो वगैरह इस तरह की कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो बिल्कुल एक हटकर आदमी है इनसे। इस तरह के बीच में और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बिल्कुल हटकर हैं पाकिस्तान के साथ, ना वो कभी पाकिस्तान में रहे, ना पाकिस्तान के साथ उनका कोई ताल्लुक रहा है। मैं ठीक है हक्कानी नेटवर्क, क्योंकि हक्कानिया के पढ़े हुए स्टूडेंट जो है अकोड़ा खटक मेरे इलाके से थोड़े ही फासले पर है, मौलाना समीउल हक और आजकल उसका बेटा हामिदुल हक हक्कानी के नाम से, मतलब वो चला रहे हैं उसको, हक्कानिया का मदरसा। तो वहां से पढ़े हुए लोग जो है वो हक्कानी है। तो उनमें से मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं शायद वो पाकिस्तान के उसमें है, बिल्कुल इसमें कोई वो आप से मैं मतलब एग्री करता हूं इस बात के ऊपर। लेकिन अगर हम ये कह दें कि मतलब आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा ओहदा है, तालिबान के हो या किसी, मतलब इससे पहले अशरफ गनी की हुकूमत में अगर आर्मी चीफ था तो उसकी एक बहुत पावर थी, तो वो एक अलग से बंदा उन लोगों ने चूज किया हुआ। मैं ये कहता हूं कि इन्फ्लुएंस, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं है, हम कह दें कि पाकिस्तान का कोई अमल दखल भी नहीं है, ना कोई पाकिस्तान की ऐसी कोई बातचीत है, सारा कुछ है।
चाइना का बीच में आना। और सर मैं आपके साथ ये भी एक मतलब बात शेयर करता चलूं कि उसका ताल्लुक जो आर्मी चीफ इन्होंने चूज किया है, उसका ताल्लुक, उसका बहुत करीबी ताल्लुक जो इस तुर्किस्तान मूवमेंट है उनके साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है। तो लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि यार ये तो चाइना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि इस तुर्किस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने हमें हेल्प करनी है, हमने आपको कल आपके साथ हम जिसे कहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ लड़े, तो आज हमें अगर जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे। तो उस आर्मी चीफ को इन्होंने आर्मी चीफ लिया हुआ। तो मैं भी कह सकता हूं कि किसी हद तक इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि पाकिस्तान का आईएसआई चीफ आ गया तो उसने, मैं कहता हूं कि उसने एक तो गलत की चीज नहीं आना चाहिए था। जब तक पूरी गवर्नमेंट नहीं बनती किसी मुल्क के, मेरे ख्याल बाकी दुनिया के लोग कोई नहीं आ रहे, ना कोई फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है ना कोई और आ रहा है, तो मेरे ख्याल में उस कॉन्टेस्ट में मैं कहता हूं कि शायद ये एक गलती उसने की कि भाई आप क्यों हुकूमत बनने से, हुकूमत साजी से पहले आ रहे हो। इंटर्म गवर्नमेंट भी अगर उनकी बन जाती है तो देन यू शुड कम हियर, और अगर आपने किसी से मिलना है तो आप मिल सकते हैं, कोई ऐसा वो इशू नहीं है। हिंदुस्तान के लोग भी यहाँ के मतलब उनसे बातचीत कर सकते हैं, पहले रहे भी हैं यहाँ पर। लेकिन फकर भाई सबसे ज्यादा तकलीफ तो हिंदुस्तान के साथ ही है ना। आपको याद होगा तनिकजाई ने इतना बड़ा एक वीडियो निकाला जिसके अंदर उसने हिंदुस्तान की तारीफ करी, हिंदुस्तान के इन्वेस्टमेंट की तारीफ करी और हिंदुस्तान के साथ बेहतरी ताल्लुकात के बारे में जिक्र किया। और आज तनिकजाई जो कि फॉरेन मिनिस्टर की उम्मीद रख रहा था, आज उसको कोई नहीं पूछ रहा है। और वहीं आपके स्पोक्स पर्सन थे तालिबान के, जिन्होंने पहले कहा कि कश्मीर जो है वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने एकदम 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपना वाकया बदली किया और उन्होंने कश्मीर को उसमें जोड़ दिया। तो हम ये क्या माने, हम ये क्यों ना माने कि इसमें पाकिस्तान का बहुत रोल है, क्योंकि अलकायदा का स्टेटमेंट जो आता है वो अलकायदा का स्टेटमेंट चेचनिया के मुसलमानों के बारे में बात नहीं करता, वो उगियुर मुसलमानों के बारे में बात नहीं करता। ये वो उगियुर मुसलमान है जिसके ऊपर चीन ने वो हालत करी है जो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान नहीं सोच सकता। कुरान में तब्दीली कर दी, सारी मसाजिद बदली कर दी, तोड़ दी, और अरबी स्क्रिप्ट जो है उसको निकाल दिया, हान स्क्रिप्ट लगा दी। और जो लोग मुस्लिम फेथ को बहुत शिद्दत से और उससे मानते थे उनको उठा के कंसंट्रेशन कैंप में कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं करी। बात करी कश्मीर की, जहां पर जो जीडीपी है कश्मीर का वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से बहुत ज्यादा है। वहां पे जीडीपी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहां पे खुशहाली है। और जो आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, उसका किसी भी टेररिस्ट को पकड़ो उसका लिंक जो है पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से मिलता। तो ऐसी सिचुएशन जब है तो हम ये क्यों ना माने कि अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार खड़ी हो रही है इसके ऊपर पूरी तरह आईएसआई का दबदबा है, कंट्रोल है। और अगर बिल्कुल लोकल भाषा में बात करूं तो उनका टेटुआ जो है अंगूठे से आईएसआई ने दबाया हुआ है। कैसा बिल्कुल इन्फ्लुएंस, मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंस होगा। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना के ऊपर मेरा स्टांस बड़ा क्लियर है, वो मैं वहां पे बैठ के भी वही बात करता हूँ, यहाँ पे बैठ के भी, कि वो एक बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मसला एक और है, मसला है पैसे का। पैसा जहां से मिल रहा होता है, क्योंकि इस वक्त लोगों को पता है कि इस वक्त कहीं और से हेल्प नहीं आएगी, वाहिद मतलब दिस इज द ओनली ऑप्शन, चाइना इज द ओनली ऑप्शन फॉर दिस। एक मिनट मैं आपको फिर स्टॉप करूंगा। अब मैं एज ए इंडियन हिंदू पूछ रहा हूं आपसे, टू अ पाकिस्तानी मुस्लिम, इसका मतलब ये हुआ कि कुरान से बड़ा पैसा? सर हम पढ़ते भी हैं, हम, बल्कि मैं यही कहता हूं, बल्कि मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि हम अमल नहीं करते। दुनिया को हम उसी तरीके से चलाते हैं जो हमें, अगर हम कहते हैं ना वहां पे जिस तरीके से हमने पढ़ा हम उस तरीके से अमल करें, तो हम वो अमल नहीं करते। ये हमारी बहुत बड़ी एक वीकनेस है कि हम इस तरीके से नहीं करते। हम क्योंकि चाहते भी हैं कि भाई दुनिया भी हमारी अच्छी हो और जो आखिरत की जिंदगी के ऊपर हम एक बिलीव रखते हैं,
तो वो भी बहुत अच्छी लाइफ हमारी हो, तो दोनों नहीं हो सकती। और आपको फिर ये करना पड़ता है कि आपको 1+1=2 कहना पड़ता है, 1+1=4 नहीं होता। तो क्योंकि कुरान, तो अगर हम उसकी बात करते हैं, मतलब आई एम नॉट अ स्कॉलर, कुरान मतलब जस्ट मैंने उसको रीड किया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट उसमें हर चीज क्लियर है, उसके अंदर कोई ऐसी कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम अमल कितना करते हैं ये हमारी वीकनेस है, उस बुक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। मैं कहता हूं एज ए मुस्लिम, मुझे वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा गया कि कोई झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ बोलता हूं। मसला ये है कि अच्छा, उसके बाद 5 वक्त नमाज है, पता नहीं दिन में मैं पढ़ता हूं नहीं पढ़ता, ये वीकनेस है। फिर कहते हैं ज़कात दो, नहीं देते, दूसरे की हेल्प करो, नहीं करते। ये सारी चीजें वहां पर है, लेकिन अफसोस के साथ हम उस पर अमल नहीं करते। फखर भाई, ये तो आप जब पूरे दिन में है कि भाई आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप नमाज, क्योंकि बहुत सारा रूटीन होता है, वो ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड। बट यहाँ पे ये पॉइंट ये नहीं कि आप ज़कात दे रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब चाइना के अंदर उइगुर मुसलमान के ऊपर वो तशद्दुद हो रही है और वो सब हो रहा है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, कि कुरान भी बदली कर दी उन्होंने। कुरान के अंदर तब्दीली कोई नहीं कर सकता, ये मेरे को अभी तक यही समझ में आया है, लेकिन चीनियों ने बदली कर दी। कहते हैं कुरान आप वो पढ़ेंगे जो हम आपको देंगे। तो अगर कुरान जिंजियांग में उइगुर मुसलमान वो पढ़ रहा है जो शी जिनपिंग ने दी है, तो उससे आपको गुस्सा नहीं आता, उससे तालिबान को गुस्सा नहीं आता, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर खून नहीं खौलता, उसके अंदर पूरे अरब ममालिक में गुमशुदगी है, शांति है, मुंह पे टेप लगा हुआ है। लेकिन कश्मीर के ऊपर आप बहुत हल्ला मचाते हैं, जबकि कश्मीर में ना कुरान बदली है, ना नमाज पे पाबंदी है, ना तिजारत पे पाबंदी है, ना उनके रहन सहन में कोई प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में कोई भी मुदाखलत नहीं है, तब आप उसका इतना हल्ला मचाते हैं। लेकिन जो चाइना की बात है, ना आप मचाते हैं, और जो आपके जो प्रॉक्सीज आए हैं अफगानिस्तान काबुल में, वो तो उसका नाम लेना भी नहीं चाहते। कल साहब, वो ये लोग तो अभी आए हैं ना, मतलब इनको तो 15 या 20 दिन हुए कि ये लोग आए हुए हैं। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा इस्लामिक लीडर है, इस्लामिक ममालिक का, OIC है वहां पर, वहां पे भी कोई बात नहीं होती, इंक्लूडिंग अभी कश्मीर की कौन सी बात वहां पे हो रही है, मुझे वो बता दें कि अगर कश्मीर के अंदर कोई उसके ऊपर कोई बात हो रही है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी उसके ऊपर, मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं अपने शोज के अंदर कहता हूं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी उसके ऊपर वीक है, वो भी कोई बात नहीं करते। मसला ये है कि अपना अपना जो इंटरेस्ट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट लोग चल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जब हम मजहब के नाम पर पॉलिटिकल इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, मजहब के नाम पर हम जियो पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो वो मजहब कहाँ चले जाता है, कहाँ चले जाता है वो कुरान की वो टीचिंग्स। जब बात चाइना की होती है, और वो कौन सी टीचिंग्स उठ खड़ी होती है जब बात कश्मीर की होती है, और वो कौन सी टीचिंग है जब बलूचिस्तान की बात होती है, जब पैलेस्टीन लाइफ मैटर्स ये एक हैशटैग चलता है, तो बलूच लाइफ मैटर्स ये हैशटैग नहीं चलता, अफगान लाइफ मैटर्स ये हैशटैग नहीं चलता, उइगुर लाइफ मैटर्स ये हैशटैग नहीं चलता, चेचन लाइफ मैटर्स ये हैशटैग नहीं चलता, और कुर्द लाइफ मैटर्स ये हैशटैग नहीं चलता। तो मेरे को इस पर तकलीफ है कि अगर आप मुसलमान हैं तो सारी चीज के ऊपर तकलीफ होनी चाहिए, आप सिलेक्टिव तकलीफ क्यों खड़ी करते हैं। और ये चीज मेरी आपसे, मैं मुश्किल में नहीं डाल रहा हूं, मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है कि जो प्रेजेंट हुकूमत है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान की भाषा क्यों ऐसा लग रहा है कि जो इस्लामाबाद की भाषा है वो मैच कर रही है, जो कि पहले नहीं कर रही थी, वो अब मैच करने लगी है। करज़ई साहब देखें, 20 साल किसी और की हुकूमत रही, करज़ई साहब अशरफ गनी साहब 7 साल रहे, उन्होंने हिंदुस्तान की भाषा बोलते कि नहीं बोलते, पाकिस्तान नहीं आते थे लेकिन न्यू दिल्ली मोदी जी से मिलने चले जाते थे। तो ये तो देखिए, ममालिक की, आप लोगों की पहले रशिया के साथ ज्यादा दोस्ती थी, अभी आप शिफ्ट हुए अमेरिका की तरफ, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ आपसे फकर भाई सहमत हूं कि पहले गनी साहब
हिंदुस्तान की भाषा बोलते थे, रूस की भाषा बोलते थे, अमेरिका की भाषा बोलते थे, बिल्कुल एग्रीड। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों के अंदर डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी क्यों है? ऐसा क्यों है कि फिलिस्तीन के लिए दिल अलग धड़कता है, यमनी के लिए दिल अलग धड़कता है, उग्युर मुसलमान के लिए दिल धड़कता ही नहीं है, बलूचिस्तान का मुसलमान मुसलमान ही नहीं है, और कश्मीर का मुसलमान सिर के ऊपर रख के हल्ला मचा रहे हैं और मौन और क्या बोलते हैं उर्दू में, मेरे को नहीं मालूम, वो चुप्पी साध के और देर तक धूप में खड़े रहते हैं, वो सब आप करते हैं। तो ये अलग अलग क्यों है, ये एक क्यों नहीं है? मैं ये समझना चाहता हूँ कि कुरान एक है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब एक थे, टीचिंग एक है, सब कुछ एक है, लेकिन नजरिया अलग अलग क्यों है, और वो भी एक ही रिजीम की क्यों है? मैं वो बात नहीं करूंगा कि वो गनी साहब क्या करते थे और हम क्या करते थे, भाई हम तो काफिर हैं, मैं तो मान लिया, हम तो अलग है, हम तो काफिर हैं। लेकिन मेरे को ये बताएं कि जो काफिर नहीं है, जो सब मुसलमान है, उनके साथ में ये ऐसा क्यों है? मैंने आपको ये बताया कि पहले 20 साल हमारी भाषा नहीं बोली गई, लेकिन अभी हमारी भाषा बोली अगर जा रही है तो मेरे ख्याल में ये तो कोई बात नहीं है, वो तो शिफ्ट हो सकता है, वो आपकी गवर्नमेंट का भी हो सकता है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती है, वो एक अलग हुकूमत एक अलग है। टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मेरा सवाल फिर से वही है, मैं मुसलमान और उसके कि मुसलमान के ऊपर भाषा क्यों बदली है? चलिए मैं काफिर हूँ और हमारी भाषा अलग अलग हो गई, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। कर्नल साहब, मैं एज ए ह्यूमन लोगों से बात करता हूं, मैं कभी किसी के रिलीजन पे नहीं जाता, मैं कभी किसी से रिलीजन पूछता ही नहीं हूं। मैं कभी आपसे ये बहस कर रहा हूं, मेरे को पता है कि आप बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान है, मेरे को पूरा आप पे, आपका नाम फक्र है और मेरे को आप पे फक्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सलाम है, आप इतनी थैंक यू दिल से आप अपनी बात रखते हैं, बड़ी बेबाकी से रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये बड़ा बुनियादी है कि मुसलमान में मुसलमान हुकूमतें क्यों फर्क करती हैं, और जब चाइना की और उग्युर की बात आती है तो क्यों नरम पड़ जाती है? ऐसा क्या है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो जिसका हवाला आप लोग देते हैं वहां पर आपका अमल कमजोर है, आप बेईमान हैं। मैं आपको बिल्कुल ये बात बता रहा हूं कि कमजोरी, मैंने आपको बिल्कुल पहले बता दिया कि ये कमजोरी है और बहुत बड़ी कमजोरी है, थोड़ी कमजोरी नहीं है, क्योंकि हम रिलीजन के ऊपर तो बात करते, इंसानियत की हम बात नहीं करते। हम अगर बात कर, मैं कहता हूं कि हमें बात किस तरीके से करनी चाहिए। अगर कश्मीर के अंदर किसी के साथ ज्यादती होती है तो मुझे उसी तरीके से उसकी बात करनी चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर होती है तो उसके ऊपर भी मुझे बात करनी चाहिए। अगर दुनिया के किसी और जगह पे भी होती है तो हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन इसमें अगर मैं कहता हूं कि हिंदू और मुसलमानों की मजहब की बात कर लूं, सर मुझे ये बताएं कि कितने लोग, अगर हम एज ए ह्यूमन बात करते हैं, आपके हाथ से बिल्कुल हैशटैग्स चल रहे होते हैं, बहुत ट्रेंड्स चल रहे होते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन अगर यही वाली चीज जब कश्मीर के अंदर कोई इस तरह की चीज होती है तो वहां पे भी फिर हम साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग को हम इंसान समझते हैं। मैं सबको समझ रहा हूं, मैं कभी एक को नहीं कहता कि मैं कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर अगर कुछ गलत होता है तो वो गलत नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर फकर भाई, मैं आपको यकीन दहानी देता हूं कि अगर आप बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और सिंध और हिंदू और क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में हैं, या और भी लोग जो दुनिया में हैं, अगर उनके साथ आप खड़े होंगे तो मैं भी आपके हर एक एजेंडा के साथ मैं खड़ा होऊंगा। ये मैं आपको यकीन दहानी दिलाता हूँ, आपको मैं एक प्रॉमिस करता हूँ ये। और मैं बता रहा हूँ ऐसा अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे हिंदुस्तान में लाखों लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन जब आपका डबल चेहरा देखते हैं तो लोग जो है ना वो बड़े कॉशियस हो जाते हैं कि यार, जब मियां मिट्ठू 14 साल की लड़की को उठा के मुसलमान बना के और ये ऐसे करता है तो उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता। जब बलूच बच्चियां रोती हैं कि हमारे वालदाइन जो है उनको उठा के ले गए, हमारे ये भाई जान को ले गए, ये उसके बारे में कोई बात नहीं होती। पख्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जब नारा लगाता है कि ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करते। उग्युर मुसलमान चाइना क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके बारे में कोई नहीं बात करते। तो हमें लगता है कि यार ये एतबार वाले लोग नहीं। देखिए, एतबार मैं अक्सर कहता हूँ कर्नल साहब, एतबार किसी के ऊपर नहीं है।
ये वैसे मजाक है। हम लोग जब ये वाली बात करते हैं तो मैं इसको कहता हूँ कि जस्ट अ जोक, ठीक है। बात रही बलूचिस्तान के लोगों की या मिट्टू वाले, माइनॉरिटीज वाले, माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैं नहीं कहता कि 22 करोड़ पाकिस्तानी बोलते हैं, नहीं बोलते, गलत है, ज्यादती है। उन लोगों के साथ ज्यादती होती है और उनके साथ हमें खड़ा होना है और होना भी चाहिए एज ए ह्यूमन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ए रिलीजन। मैं कभी किसी बंदे से या अपने जो मेरे जो करीब के लोग होते हैं, मैं उन लोगों के साथ इजी फील करता हूं कि मैं कहता हूं कि यार ये सिर्फ ह्यूमैनिटी को देखे, ना कि ये रिलीजन को देखे कि यार फखर यूसुफजई की इस तरह की दाढ़ी क्यों नहीं है, और फखर यूसुफजई जो है पांच ऊपर करता है, नीचे करता है, फखर यूसुफजई जो है वो शॉर्ट में फिरता है या मतलब शलवार कुर्ता पहनता है व्हाइट कलर का। तो मैं उन चीजों में इजी नहीं होता। मैं कहता हूं कि एज ए इंसान बात करता हूं, ये मेरा ईमान है और मुझे यकीन है कि अगर किसी और चीज के ऊपर हो या ना हो, लेकिन इसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि हाँ यार, अगर मेरी बहुत सारी गलतियां होंगी तो हो सकता है कि खुदा मुझे इस चीज के ऊपर कर दे कि हाँ यार, तुमने एक कमजोर के साथ खड़े हुए हो, जो सारे लोग उससे साइड पे हुए। कमजोर है ना, माइनॉरिटीज मेरे मुल्क में कमजोर है, इसलिए कोई नहीं खड़ा होता। एक ताकतवर, मिट्टू ताकतवर है, उसके साथ सारे हैं, सिंध हुकूमत भी मिली हुई है उसके साथ, हमारे फौज के कुछ लोग भी मिले अफसोस के साथ। ये एक, मैं कहता हूं कि ये एक बदनुमा दाग है हमारी सोसाइटी का, और हमें अगर हम इसको कंडेम नहीं करते, हम इसके ऊपर बात नहीं करते, तो हम भी जुल्म करते हैं, हम भी ज्यादती में उस तरीके से शामिल है जिस तरीके से वो है। मैं उस बात पे आ रहा हूं करण साहब कि मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूं। मैं एज ए मुसलमान हूं, मुसलमान के घर पैदा हुआ और इसमें मुझे कोई वो नहीं है, इसमें मुझे ना कोई मतलब जिसे कहे मुझे कोई अफसोस नहीं है। हाँ, जो गलत करते हैं और नाम रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, मुझे बड़ी सख्त तकलीफ होती है और मुझे उस मुनाफिकत के ऊपर मैं बिल्कुल आवाज उठाता हूं। मैं कहता हूं कि यार आपका कोलोफेर में फर्क क्यों है? आपको अगर कोई चीज गलत लगती है आप उसको गलत कह दें, ना कि आप ये कहें अच्छा यार ये तो कोई बड़े साहब हैं, तो बड़े साहब तो फिर मुझसे लगता है कि नाराज हो जाएंगे या मेरी पेंट ही लगा देंगे। तो सेट हो जाएगा सारा। हम लोग आपस में मेरे ख्याल से साल 2 साल से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के ख्याल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आप बहुत ही नेक दिल इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छे मुसलमान भी है, और इसके लिए मेरा आपके लिए सलाम है। समय हमने 42 मिनट तक गुफ्तगू कर ली है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम बात अफगानिस्तान की कर रहे थे, हम पता नहीं किधर चले गए, तो एक बार फिर अफगानिस्तान और काबुल पर लौटते हैं। फकर भाई, आखिरी सवाल जो एज एन इंडियन मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये लगता है कि अगेन, ये शायद मैंने पहले भी आपसे पूछा कि जो तालिबानी जो मुजाहिद थे, वो जो असल जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, उनको कोई वो जगह नहीं मिली। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इन फैक्शंस के बीच में आपस में लड़ाई हुई, खासतौर से हक्कानी और तालिबान के बीच में? देखिए करण साहब, ये वाली बात आज उस जिरगे में भी हुई, और उसके फिर जिरगे के बाद हम जब बैठे थे तो मतलब बड़े खास लोग जो मतलब इनके हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि कुछ ये खबरें नहीं आई कि कह रहे थे कि हम लोग कैबिनेट की जब बन आता तो शायद एक्सक्यूज मी, हमारी आपस में लड़ाई हुई थी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने ये वाली बात जो आप कह रहे हैं कि कुछ उसमें से मिसिंग है, तो 27 में से अब ये तो नहीं हो सकता कि वो कोई 127 को कर दें। और ये जो लोग, मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, ये इनके वही लोग थे जिन्होंने मतलब बकौल इनके, मैं कह रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ देम, उनकी बात में कोट कर नहीं, क्योंकि आप काबुल में हैं और आपने उनको बड़े एग्जैक्टली जो उन्होंने बात की, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों ने ये वाली कुर्बानियां दी और इस तरीके से दी, तो ये यहाँ पर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये आज बैठे हुए तो ये बस बैठे ही रहेंगे। मतलब जिस तरह से सऊदी अरेबिया में हम देखते हैं कि भाई एक बादशाह है तो उसके बाद उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई अपनी काम से सिंसियर नहीं है, अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो उसको हटा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाली चीज, क्योंकि इसीलिए आज का जिरगा बुलाया गया था, क्योंकि ये वाले पॉइंट जो आप पॉइंट उठा रहे, इसी की वजह से उन्होंने कहा कि यार लोग कह रहे हैं कि हमने सबको अनबोर्ड नहीं लिया हो। तो 700 लोगों को एक हॉल में उन्होंने इकट्ठा किया और बाकायदा उनको एक जिसे कहते हैं कि स्टेज पे बुला के उन लोगों ने कहा कि हाँ भाई, मैंने ये वाली कुर्बानियां दी हैं, मैं यहाँ पे लड़ा हूं उस अमेरिकन फोर्स के खिलाफ, और ये सारा कुछ हुआ। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने जो है
मतलब वहां पे बताई। लेकिन अगर हम कैबिनेट की बात करते हैं तो शायद कैबिनेट में 27 लोग भी मेरे हिसाब से, तो मैं पर्सनल जब अगर मैं देखता हूँ पाकिस्तान में वैसे 52 की कैबिनेट है इस वक्त, लेकिन 27 भी शायद बहुत ज्यादा है। एक कमजोर मुल्क है, पैसे पहले नहीं है, हालांकि इनकी कोई तनख्वाहें नहीं है, ना ये किसी को चाय पूछते हैं, ना किसी को पानी पिलाते हैं। और बल्कि कल जैसे जबीउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो हम लोग इस लाइव करने के चक्कर में थे, तो उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी, कहते भाई अपनी लाइटें ऑन कर दो, अगर आपने करना है तो करें, हम ये वाली सरकार की बिजली है, हम इसको मजीद नहीं कर सकते, जितनी देर थी वो खत्म हो गई है, बेशक आप यहाँ पे रहें, कोई आपको नहीं पूछेगा। तो नहीं है, मतलब एक कमजोर मुल्क है, ऑलरेडी कमजोर है, और अभी इनके पास तो मेरे ख्याल में जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए थे वो भी अमेरिका ने सीज किए हुए, तो अगर जब तक उसको वो देंगे नहीं या किसी और मुल्क से कोई हेल्प मिलती नहीं है, जो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही हमें, तो मेरे ख्याल में इनके लिए मुश्किलात ज्यादा है। देखते हैं किस तरीके से इसको रन करते हैं और बाकी सबको इकट्ठा कैसे रखते हैं, ये सबसे। तो आपको नहीं लगता कि इन तालिबानों के बीच में इंटरनल वॉर होगा? ये लोग अपने सारे इख्तलाफात जो है जिरगा में बैठकर और ये रिजॉल्व कर देंगे। फकर भाई, एक आखिरी सवाल ईरान के हवाले से। ईरान ने एक शदीद वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, एयरफोर्स ने पंजशीर के अंदर दखलंदाजी करी है और कहते हैं कि उसकी शिनाख्त होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? कर्नल साहब, पंजशीर के हवाले से मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपके हिंदुस्तान की मीडिया में बिल्कुल वो वीडियो मैं ईरान की मीडिया नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान ने उसके बाद बात की है, ईरान ने उसके बाद बात की। उनका एक इन्फ्लुएंस यहाँ पे पहले भी था और अब भी लाजमी सी बात है, उनका एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बॉर्डर के साथ, हेरात के साथ उनका बॉर्डर लगता है, तो वो है, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है, मैं कहता हूं ना पाकिस्तान को इंटरफेरेंस करने की जरूरत है, ना ईरान को, ना रशिया को, ना उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ना चाइना को। इन लोगों को अपना काम करने दीजिए। अगर कोई हेल्प का मतलब है फाइनेंशियल हेल्प की मैं बात कर रहा हूं, कोई और हेल्प की नहीं, क्योंकि इनको उसकी ज्यादा जरूरत है। ना कि मैं कहूं कि वो मैं आपकी बात समझ गया। मेरा सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान ने मुदाखलत करी है? सर, पंजशीर के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज उड़े, आप खुद एक मतलब आर्मी से रिटायर्ड हैं, मुझे ये बता दें। जो खबरें सुन रहा हूं मैं तो वही बोल रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल उसी के ऊपर बता रहा हूं। हुआ ये है कि अभी भी, इस वक्त भी उनके लोग बैठे हुए हैं वहां पे, मतलब साइडों में, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वहां पर किसी किस्म की, एक जिसे कहते हैं कि सिंगल, पाकिस्तान ने वहां पे बॉर्डर भी नहीं क्रॉस किया हुआ। क्योंकि आजकल आपको पता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का जहाज अगर अफगानिस्तान के अंदर आएगा तो चुप जाएगा, ये चुपने वाली चीज नहीं है। अमेरिका के पास इतना सारा डाटा होता है कि एक जहाज जो है वो उसकी मतलब मूवमेंट उसको नजर आ रही होती है। तो ईरान ये वाला अगर एलिगेशन लगाता है तो मेरे ख्याल में ये गलत है। मैं कहता हूं कि किसी भी सूरत न उनको करनी चाहिए, क्योंकि उनके भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर शिया हजारा के साथ, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान वो ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, तो जो उनको कहते हैं तो वही की बात होती है। हमारे पाकिस्तान में भी अफसोस के साथ ये है कि हम कहते हैं कि हम कोई ईरानी है, कोई जो है अफगानी है, कोई सऊदी अरेबिया है, लेकिन अगर नहीं है तो पाकिस्तानी नहीं है। तो ये चीज गलत है, इस तरीके से एलिगेशन लगाना और ये सारी चीजें करना किसी भी मुल्क के, क्योंकि ईरान एक मतलब ठीक ठाक बड़ा मुल्क है। देखे पहले उस चीज को जांचे, पाकिस्तान से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कि बयानात दे दिए। पाकिस्तान के साथ उनके मतलब वजीर खारजा और इसके लेवल के ऊपर और फौज के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कर्नल साहब अगर वो इल्जाम लगाते हैं तो वो बाजवा साहब के साथ उनके डायरेक्ट उनके इन्वेस्टर जाके मिल रहे होते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर जाके मिल रहे हैं, तो वो मिल सकते हैं। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात उनके लिए नहीं है कि वो नहीं बात कर सकते और वैसे ही बयानात दे के कहते हैं कि यार पाकिस्तान ने ये वाली चीज कर दी और वो वाली चीज कर। मैं तो उनके जो साबका प्रेसिडेंट थे उनके हवाले से और उनके स्पोक्स पर्सन के हवाले से, जो ईरान की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है इरना, उसके हवाले से बात कर रहा था। तो वो आपका एक मौकिफ है, आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन क्या असल में ऐसा हो रहा है ये टाइम बताएगा। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि तब तकरीबन आपने 50 मिनट आपने मेरे साथ अपने कीमती टाइम जो है मेरे साथ जाया किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अहम जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे फकर यूसुफजई। आपने देखा कि उन्होंने कैसे मुस्लिम रिलेटेड सवाल, उनका भी जवाब दिया
कि उइगुर मुसलमान और वगैरह वगैरह, ये जो सवाल मैंने उनसे डाले उसकी भी बात उन्होंने करी, और उन्होंने अपने तरीके से, अपने अंदाज से अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार बनी है उसको डिफेंड करने की भी कोशिश करी। लेकिन अगर आप उनकी बातचीत के बिटवीन द लाइंस समझेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि अफगानिस्तान के लोग खुश नहीं है, और जो वहां का जो माहौल है वो अभी भी स्टेबल नहीं है, और पाकिस्तान का वहां पर काफी बड़ा रोल है जो मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। तो बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर कुछ और टॉपिक देखेंगे और कोई गुफ्तगू ढूंढेंगे और उसको आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।